अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। मेरे दलित भाइयों पर मत चलाएं। क्या कारण है कि हम हमारे दलित भाइयों को प्रताड़ित करें? क्या हक दिला है हमको? क्या देश में समाज के इन वर्गों को जो सदियों से झेलते आए हैं, क्या अब भी उनको झेलने के लिए मजबूर किया जाएगा? कोई शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। अरे हम वो लोग जो वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं, पूरे विश्व को एक परिवार की बातें करते हैं, और अपने ही दलित भाई को अपना नहीं बना सकते। वो खौफनाक राज जो सरकार नहीं चाहती आप जाने। पहला, गुजरात भाजपा मंत्री हरेन पंड्या, जिन्होंने मोदी के खिलाफ बात की थी, 2003 में रहस्यमय तरीके से मारे गए। दूसरा, सोहराबुद्दीन, जिसे हरेन पांड्या को मारने के लिए निर्देशित किया गया था, एक नकली मुठभेड़ में मारा गया। तीसरा, तुलसीराम प्रजापति, जिसे सोहराबुद्दीन ने हरेन पंड्या को मारने के लिए काम पर रखा था, पुलिस हिरासत में मारा गया। चौथा, इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस लोया, 2014 में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। पांचवा, एडवोकेट श्रीकांत खंडालकर, लोया के दोस्त, जो जज लोया की रहस्यमयी मौत का सच सामने लाना चाहते थे, 2015 में रहस्यमय तरीके से मर गए। छठा, जस्टिस प्रकाश थोमरे, लोया के दोस्त, जज लोया के बारे में जिसे जानकारी थी, 2016 में। नीरव मोदी का खुलासा, भाजपा में मचा हड़कंप। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नीरव मोदी ने बम फोड़ ही दिया, और इसके बाद ही बीजेपी में हड़कंप मच गया। संबित पात्रा को बीजेपी ने लंदन भेजा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों इस मुद्दे से दूरी बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लंदन की कोर्ट में नीरव मोदी ने बयान दिया है कि मैं भागा नहीं, बल्कि मुझे भगाया गया, और इसमें 456 करोड़ कमीशन खाया बीजेपी के नेताओं ने, और मैंने अकेले नहीं खाया, बल्कि सबको हिस्सा दिया। नीरव मोदी ने कहा कि मैं अकेला क्यों, सब मिलकर चुकाएं। इस खुलासे के बाद से ही भक्तों की धड़कन बढ़ गई है। राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि चौकीदार ही असली चोर है। भगवान का शुक्र है कि मामला लंदन कोर्ट में है, तो सच्चाई सामने आ गई। अगर यही भारत की कोर्ट में होता तो अब तक याचिकाकर्ता जेल में होता, मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी होती, और जज साहेब रिटायर होकर राज्यसभा सदस्य बन चुके होते। लेकिन नीरव मोदी का ये खुलासा सनसनीखेज है कि 13,000 करोड़ में मेरी सिर्फ 32% हिस्सेदारी है, बाकी हिस्सेदारी बीजेपी नेताओं की है। इस पर कुछ सवाल तो आम जनता के मन में आने लाजमी है कि नीरव मोदी को जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो संबित पात्रा को लंदन क्यों भेजा गया? नीरव के 3 पासपोर्ट 2014 के बाद कैसे बने? ये हाल तो तब है जब सिर्फ एक भगोड़े ने मुंह खोला है। ऐसे कम से कम 2 दर्जन मामले और हैं जिनमें भगोड़े भारत के आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा विदेश में लेकर भाग खड़े हुए, और वो भी भाजपा की मदद से। इन मामलों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां स्वतः संज्ञान लेंगी? बनाया। अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने आजाद ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। जो ब्राह्मणों के गुलाम थे उनको गुलाम बनाया ही नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अंग्रेजों ने जो आजाद थे ब्राह्मण, उनको गुलाम बनाया। जो ब्राह्मणों के गुलाम थे उनको गुलाम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जब अंग्रेज भारत में आए तो हम दोहरे गुलाम हो गए। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम हो गए, हम तो पहले से ब्राह्मणों के गुलाम थे, अर्थात हम गुलामों के गुलाम हो गए।
ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम, हम ब्राह्मणों के गुलाम। अंग्रेजों के विरोध में आजादी की जंग चली, ब्राह्मण आजाद हो गए। जो ब्राह्मणों के गुलाम थे, 15 अगस्त को ब्राह्मण आजाद हो गए। जो ब्राह्मणों के गुलाम थे वो आजाद नहीं। ये समस्या थी। इस समस्या के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आजादी का आंदोलन अलग रखा था और अंग्रेजों को कहा कि ट्रांसफर ऑफ पावर को मैं मान्यता देने के लिए राजी नहीं हूं। मैं संविधान को भी मान्यता देने के लिए राजी नहीं हूं। ऐसे किसी संविधान को मैं मान्यता देने के लिए राजी नहीं हूं जो हम लोगों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। हम ऐसे लोगों को, ऐसे संविधान को, ऐसे किसी संविधान को मान्यता देने के लिए राजी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। गांधी और कांग्रेस ने प्लान बनाया कि अम्बेडकर को अगर चुनाव में परास्त कर दिया जाए तो अंग्रेजों को समझाना आसान हो जाएगा कि अम्बेडकर के साथ कोई है ही नहीं, लोग ही नहीं है। अगर अम्बेडकर चुनाव में हार जाते हैं, गांधी और कांग्रेस ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि अगर अम्बेडकर चुनाव में हार जाते हैं तो अंग्रेजों को समझाना आसान हो जाएगा, अम्बेडकर के साथ कोई लोग ही नहीं है। जो थे वो कांग्रेस के साथ आ गए हैं, उन्होंने गांधी जी का नेतृत्व मान लिया है। ऐसा कहने का, बोलने का अवसर मिलेगा। इसलिए 46 को चुनाव हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र से चुनाव लड़ने की बजाय बंगाल गए। बंगाल के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा पर चुनकर भेजा। जिन 4 जिले के लोगों ने, खुलना, जसोर, बोरीसाल और फरीदपुर के बंगाली लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर भेजा, बाद में गुस्सा होकर गांधी और कांग्रेस ने वो 4 जिले पाकिस्तान को दे दिए। ये आजादी का जो लड़ाई है, ये सारी कहानी, इतिहास जब तक नहीं समझोगे आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये शह और मात देने का जो खेल चल रहा है, इसमें जो शह और मात का खेल खेल रहे लोग हैं, आजादी का आंदोलन का लड़ाई चलाने वाले जो लोग हैं, वो किसी को कुछ देना नहीं चाहते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे किसी संविधान को जिसमें प्रजा को अधिकार ना हो, मान्यता देने के लिए राजी नहीं थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा पर चुनकर गए तो गांधी और कांग्रेस की वो योजना विफल हो गई और मजबूर होकर गांधी और कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर को मान्यता देना पड़ा। और इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अंदर जो एक कमेटी थी, संविधान लिखने वाली प्रारूप समिति, संविधान लिखने वाली कमेटी, जिसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। संविधान सभा का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान लिखने वाली समिति का चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर। ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोगों का। मान्यता देने वाली जो हाउस है उसका चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान लिखने वाली जो कमेटी है उसका चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर। मजबूर होकर गांधी और कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा। ये गांधी जी की मजबूरी थी, ये गांधी जी का उपकार नहीं था। ध्यान रखना, कांग्रेस के लोग इसको उपकार के तौर पर प्रचार में ला देते हैं। अगर गांधी जी ने और कांग्रेस ने उपकार किया होता तो उस समय के अखबार वाले जरूर लिखते, उस समय के अखबार वाले एडिटोरियल भी लिखते कि गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर पर उपकार किया, ऐसा जरूर लिखते। अगर उस समय के अखबार वालों ने नहीं लिखा है, न एडिटोरियल लिखा, न खबर दिया, तो इससे प्रमाणित होता है कि उस समय का फैक्ट कुछ अलग था, आज की परिस्थितियां कुछ है। आज गांधी के साथ कांग्रेस को बाबा साहब का फोटो लगाने की भी सारी समस्या हो जाती है, कारपोरेशन में भी लगाना पड़ता है। कांग्रेस की जो स्थिति है आज और उस समय जो स्थिति थी, इसमें बहुत अंतर आ गया है।
वार्ड का जो मेंबर होता है ना, वार्ड का कारपोरेटर, वो कारपोरेटर को भी बाबा साहब का फोटो रखना पड़ता है, कांग्रेस का जो, उसको भी रखना पड़ता है। ये परिस्थिति में जो बदलाव आया हुआ है, ध्यान रखो। इसलिए कांग्रेस के लोग ऐसा प्रचार कर सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी ने उपकार के तौर पर बनाया। गलत, 200% गलत। ये पॉलिटिकल डिसीजन था, ये पॉलिटिकल डिसीजन था। इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि मजबूर होकर बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इसकी वजह, अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने घोषित किया था कि हम संविधान को मान्यता देने के लिए राजी नहीं। और इस तरह से साथियों संविधान बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। जो आजादी से हमारे लोग आजाद नहीं हुए थे, देखना दो बातें, आजादी से वो आजाद हो गए थे, हम नहीं। जो लोग आजादी से आजाद नहीं हुए थे, उन लोगों की समस्या बाबा साहब अम्बेडकर के सामने थी। उनको आजादी कैसे दिलवाई जाए, वो आजादी कैसे मिलती? संविधान में लिखे हुए अधिकार मिलते तो उनको आजादी मिलती, लिखे हुए अधिकार नहीं मिलते तो उनको आजादी नहीं मिलती। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तैयार किया, 395 आर्टिकल का संविधान तैयार किया। 69 आर्टिकल अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास और धर्म परिवर्तित मूल निवासियों के लिए लिखे। संविधान भारत में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान भारत में लागू किया गया। इतना लंबा इतिहास आप लोगों को मैंने काहे के लिए बताया? प्रजासत्ताक समझने के लिए। ये जो आजादी के आंदोलन में ये सारी बदमाशी चली, ये जिन लोगों ने बदमाशी चलाई, वो लोग क्या आप लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिले, उस संवैधानिक अधिकार के लिए वो जो सहमति ही नहीं थे, मजबूरी थी, जो सहमति नहीं थे, वो लागू करने के लिए आजाद भारत में उन्होंने जो बदमाशी की, उससे प्रमाणित होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये मंदिर जाने वाली भीड़ जिस दिन विद्यालय जाने लगेगी, इस भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। और विद्यालय जाने वाली भीड़ को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुसलमान इस मुल्क के खतरा हैं। बताओ इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पायल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया गया। लाखों रुपए में डिग्रियां बिकेंगी। जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये कोई 90% इस मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों एक हो जाओ। ये 10% लुटेरा लोगों से आपके बच्चों के भविष्य को खतरा है। अगर इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है तो अमित शाह का बेटा जय शाह हिंदू धर्म बचाने क्यों नहीं जाता? अगर इस देश में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़नी है तो जितने इनके सांसद विधायक हैं उनके बच्चे क्यों नहीं जाते? आपको पता होना चाहिए कि ये बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं और हमारे आपके घरों के बच्चों को सरकारी स्कूल भी नहीं नसीब होता है। और आपके बच्चे जब शिक्षित नहीं होते तो अचानक कोई आकर कहता है कि धर्म खतरे में है, आपका बच्चा धर्म बचाने चला जाता और आपका परिवार लुट जाता है। और जो लड़ा रहा है उसका परिवार आबाद हो गया। वो एक चुनाव जीता, अगली बार दूसरा चुनाव जीतेगा, तीसरी बार तीसरा चुनाव जीतेगा।